नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित या टीचिंग से संबंधित अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम जो बीएड के सेकेंड ईयर में जो पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं या जहाँ भी सेमेस्टर पढ़ा लिए वहाँ पर तीसरे या दूसरे सेमेस्टर में बनाई जाती है, तो उसके लिए हम विज्ञान विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना का देखेंगे जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और इस पाठ्य योजना को आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो जिसका प्रकरण है वायुदाब का प्रभाव। तो हम फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे और सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या की हेडिंग डालेंगे। आपकी फाइल के अनुसार जो भी पाठ्य योजना संख्या है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। विद्यालय में दोस्तों यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय का नाम या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो जिस भी कक्षा में आप बनाना चाहें, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, विषय में विज्ञान, उप विषय में भौतिक विज्ञान, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे, चक्र यानी कि पीरियड, अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट जो भी आप लिखना चाहें। प्रकरण में लिखेंगे वायुदाब का प्रभाव। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बीच में आप चाहें तो सेक्शन का भी कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पर नहीं बना हुआ है। इसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य की हेडिंग देंगे। तो सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की निरीक्षण एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। अगला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद लिखेंगे छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और अंतिम में लिखेंगे कि छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति को विकसित करना। तो दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी भी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, यानी कि सभी पाठ्य योजनाओं में यही सामान्य उद्देश्य दोहरा कर बार बार यही लिखे जाएंगे। तो आप चाहें तो 4-5 पाठ्य योजना बनाने के बाद में इनको आप पूर्ववत भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद में हम विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ चलेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं, इसलिए आप हर पाठ्य योजना में इनको आपको लिखना आवश्यक है। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को वायुदाब के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा है बोधात्मक, तो इसमें लिखेंगे कि छात्र वायुदाब के प्रभाव को समझ सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र वायुदाब के प्रभाव का उपयोग करने में कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र वायुदाब का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद हम शिक्षण विधि की हेडिंग देंगे जिसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। सहायक सामग्री में कक्षा कक्ष उपकरण जैसे कि लपेट, शामपट, चाक और डस्टर। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र वायुदाब के प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। इसके बाद जो पाठ्य योजना का जो सबसे हमारे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रस्तावना का। यहाँ पर प्रस्तावना ही लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रस्तावना की हेडिंग देंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी चारों तरफ से किस चीज़ से घिरी हुई है या किस वस्तु से घिरी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। दूसरा प्रश्न देखिए कि वायु पृथ्वी के चारों तरफ का वह आवरण क्या कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। तीसरा है कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल द्वारा जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना होती है उसमें जो अंतिम प्रश्न होता है उसका समस्यात्मक होना आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार हम आगे अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे। और अगला जो भाग होता है इसमें हम उद्देश्य कथन लिखते हैं, वो इसी तीसरे प्रश्न यानी कि जो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक, उसी के अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम वायुदाब के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे यहाँ पर। तो प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपटकार। यहाँ पर आप जैसा कि पहले ही बताया कि आप अपने अनुसार छात्राध्यापक के स्थान पर छात्राध्यापिका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए वायुदाब का प्रयोग। तो यहाँ प्रस्तुतिकरण के नीचे जो है आप एक शिक्षण बिंदु की भी छोटी सी हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वायुदाब प्रयोग संख्या 1। तो पहला प्रयोग देखिए क्या करेंगे, 1 गिलास पानी कागज से ढककर उल्टा करने पर। तो यहाँ पर क्या लिया, गिलास में हमने क्या लिया है, तो पानी लिया है। दूसरा क्या प्रश्न करेंगे, गिलास को कागज से ढककर क्या कर रहे हैं, तो उल्टा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि गिलास को उल्टा करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे। तो स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखेंगे कि जब हम गिलास में पानी लेकर कागज से ढककर उल्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि कागज गिलास से चिपक जाता है तथा पानी गिलास से नहीं गिरने देता।
तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो या इसका मुख्य कारण यह है कि गिलास को उल्टा करने पर वायु द्वारा कागज पर दबाव डाला जाता है, जिसके कारण कागज गिलास से चिपक कर पानी को गिरने नहीं देता। इस प्रकार वायु द्वारा कागज पर जो दाब पड़ता है इसे ही वायु दाब कहते हैं। तो जब भी स्पष्टीकरण देंगे इस प्रकार का तो यहाँ पर लिख देंगे कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद ये पहला प्रयोग हो गया। इसके बाद में दूसरा प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग संख्या 2। तो एक पतले टिन के डिब्बे को पानी से पूरा भरकर गर्म करने पर, तो एक टिन का डिब्बा है जिसमें पानी भरा जाएगा, उसके बाद उसको गर्म किया जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, डिब्बे को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ठंडा करने के लिए पानी डालने पर। अब हम डिब्बे पर क्या कर रहे हैं, तो ठंडा पानी डाल रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि ठंडा पानी डालने पर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर। तो आगे स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखेंगे कि जब हम डिब्बे में पानी भर कर डिब्बे को गर्म करते हैं तो डिब्बे के अंदर वायु गर्म होकर बाहर निकल जाती है तथा उसका स्थान जलवाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर जलवाष्प पानी बन जाता है, जिससे डिब्बे के अंदर का वायुदाब अधिक होने के कारण डिब्बा जो है वो पिचक जाता है। और यहाँ पर जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार कह सकते हैं कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब उत्पन्न होता है उसे ही वायुदाब कहते हैं और इसे ही वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग समाप्त होती है। अब हम शामपट सारांश की हेडिंग देंगे, जहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और प्रत्याशित उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए, वायुदाब क्या है, तो इसमें लिखेंगे कि वायुमंडल के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे वायुदाब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पानी से भरा डिब्बा गर्म करके उस पर ठंडा पानी डालने पर क्यों पिचक जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि पानी से भरे डिब्बे को गर्म करने पर डिब्बे के अंदर का जो वायुदाब है वो कम तथा बाहर का वायुदाब अधिक होने के कारण डिब्बा जो है वो पिचक जाता है। तो ये हो गया शामपट सारांश। इसके बाद निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे, तो इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक। आप अपने अनुसार छात्राध्यापक भी लिख सकती हैं। तो उसके बाद में छात्राध्यापक छात्रों को शामपट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग देंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्नों की संख्या आप 3 या 4 भी रख सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, आप अपने अनुसार भी 2 ऐड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि पानी से भरे गिलास कागज से ढककर उल्टा करने पर पानी क्यों नहीं गिरता, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि वायुदाब का मात्रक क्या होता है। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न है। इन्हीं पुनरावृत्ति प्रश्नों को ही मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। तो यदि आप किसी पुस्तक में मूल्यांकन प्रश्न देखें तो उसे घबराएं बिल्कुल नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न एक ही होते हैं, इनकी संख्या आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद में गृहकार में लिखेंगे, तो गृहकार में भी प्रश्न दे सकते हैं या कोई प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि कल आप लोग वायुदाब के बारे में मौखिक रूप से अध्ययन करके आएंगे। और दूसरा है कि वायुदाब तथा वायुदाब में क्या संबंध होता है। इसमें भी आप प्रश्नों की संख्या को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब 2 से कम क्या पूछेंगे, लेकिन 4 या 5 प्रश्न भी गृहकार में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप कोई प्रश्न है, कोई सुझाव वो भी दे सकते हैं। पाठ्य योजना के बारे में या किसी अन्य बारे में भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।